तो बेटा आप लोगों ने लास्ट टर्म में जो आपने वीडियो पढ़े हैं यानी देखे हैं आपने हमारे हिस्ट्री के, आज उसी सीरीज़ में हम लोग अपने यूपी पेट इतिहास का जो हमारा यानी सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उस विषय पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज देखिए इसी क्रम में ये जो है ये आपका चौथा जो है हमारा वीडियो है, और ये वीडियो पिछले वीडियो की तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे और निश्चय ही हमारे आने वाले एग्जाम्स में इनसे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी इनसे जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता देता हूं। तो ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारा आज का जो वीडियो है उसका हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमारा संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से। ठीक है, तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। ठीक है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मैं बता चुका हूं 28 दिसंबर 1825 को, ठीक है, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो प्रश्न हमारा क्या है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत के वायसराय कौन थे। वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। वायसराय का मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि। तो बताइए इनमें से सही हमारा ऑप्शन क्या है। तो हमारा सही ऑप्शन है लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड डफरिन। इन चारों में हमारा सही जो ऑप्शन है वो है बेटा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उस समय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायसराय का मतलब क्या होता है। वायसराय का जो मतलब होता है वो होता है राजा का प्रतिनिधि। और आपने पढ़ा है कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 को जो ब्रिटिश कानून बना उसके तहत हमारे देश में गवर्नर जनरल का जो पद है उसको समाप्त करके वायसराय का पद शुरू हुआ। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश महारानी ने भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। उससे पहले कंपनी का हमारे देश में शासन था, लेकिन इस विद्रोह के बाद महारानी ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो वायसराय मीन्स राजा का प्रतिनिधि। ठीक है ना, हमारा अगला क्वेश्चन है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। आप ध्यान से पढ़ें। लगभग 17 से 18 वर्ष हो गए मुझको जीएस पढ़ाते। ठीक है ना, मैं कोई नया अर्थात नवोदित कोई टीचर नहीं हूँ। बहुत सी मतलब कि कह सकते हैं कि मेरा जो एक अनुभव है उस तजुर्बे से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है और निश्चय ही बेटे आपको ये आगे भी मिलेगा। ठीक है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से जरा इसको सुधार कर लेंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था। ठीक है ना, या पहला हम कह सकते हैं निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। ठीक है ना, तो आप समझ रहे होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, तो अंग्रेज थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बोलेगा या यूरोपियन अध्यक्ष बोलेगा, आप आंसर देंगे जॉर्ज यूले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इनमें से वो कौन से राजनेता हैं या हमारे फ्रीडम फाइटर हैं जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए? तो बच्चों, इनमें सही आंसर जो है वो होगा आपका कादम्बिनी बोस। लाला लाजपत राय भी चुने जा चुके हैं, एनी बेसेंट भी, चूंकि एनी बेसेंट के बारे में आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, और मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो इनमें से सही आंसर है आपका कादम्बिनी बोस, जो कभी कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं रही। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, मैंने अभी इसका आंसर बताया था कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? तो सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपका आंसर होगा, ठीक है ना, सरोजनी नायडू। ये पहली इंडियन भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, अर्थात पहली इंडियन महिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस की। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है ना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। और कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष वो नेल्ली सेन गुप्ता या नलिनी सेन गुप्ता थी, ठीक है ना। तो आजादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 महिलाएं अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर चुकी हैं। फर्स्ट एनी बेसेंट, सेकंड सरोजनी नायडू, और थर्ड नेल्ली सेन या नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? एनी बेसेंट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। उपरोक्त जो कथन है ये किस क्रांतिकारी ने दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये मुझे विश्वास है लगभग सभी बच्चे, मोस्टली जो थोड़ा भी तैयारी कर रहे हैं या प्रॉपरली पहले पढ़ा भी है या कंटिन्यू कर रहे हैं, तो निश्चय ही उनको आंसर मालूम होगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। महाराष्ट्र में गणेश पूजा, शिवाजी उत्सव, ये जो हैं ये बाल गंगाधर तिलक जी की ही देन है, इन्होंने ही शुरू किया था। गीता रहस्य इनकी एक पुस्तक है, ठीक है ना। मराठा और द केसरी नामक इन्होंने समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया, ठीक। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह नारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिवेशन में दिया था? तो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में कहा जाता है कि तिलक जी ने यह नारा दिया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की आजादी के बाद निम्नलिखित में से किसने ये सजा यानी ये सुझाव दिया, ये एक सलाह दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ठीक है ना। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि हमें आंसर मालूम करना है। वो स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत की आजादी के बाद इनमें से किसने ये सुझाव दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इस क्वेश्चन के यानी जो क्वेश्चन आपने पढ़ा उसके मुताबिक हमारा आंसर है महात्मा गांधी। गांधी जी ने यह सलाह दी थी कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी का ही एक यानी एक सुझाव था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव फर्स्ट ऑफ ऑल किसने दिया? बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने का जो सुझाव है ये बेटे किसने दिया था? तो इसमें आप बताएं इसका सही आंसर। तो ये सुझाव जो है वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने ये एडवाइस दी थी? कृष्ण कुमार मित्र ने, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मद्रास यानी तमिलनाडु में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही हैं, आप उनको नेग्लेक्ट करिएगा। हमारा मेन ध्यान होना चाहिए हमारे क्वेश्चन और उस पॉइंट टू पॉइंट उस आंसर की,
उस आंसर पर, ठीक है। और बाकी आप लोग सब इतने सेंसिबल हैं, क्लियरली मालूम होगा कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इनको हम नेगलेक्ट करें और आगे हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन क्या है हमारा कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है चिदम्बरम पिल्लई। किसने बेटा? चिदम्बरम पिल्लई ने जो है वो इसका नेतृत्व किया। स्वदेशी आंदोलन आपने पढ़ा है, बंगाल विभाजन के दौरान ये चलाया गया था, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बेटा हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको लीड किसने किया एज अ पायोनियर, एज अ लीडर? तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेटा सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व या अपना मार्गदर्शन जो है वो दिल्ली में किया था, दिया था या किया था। ओके, आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था? तो जो वंदे मातरम है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना, ठीक है ना? तो सही आंसर बताएं, वंदे मातरम ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस आंदोलन में ये एक शीर्ष गीत के रूप में जाना गया? तो वो बेटा सही आंसर है इनमें स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान, ठीक है ना, ये प्रारंभ हुआ था और इसका मकसद स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन करना, उनको प्रोत्साहन देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है ये 1930 में किस इश्यू पर, किस मुद्दे पर स्टार्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया जो नमक एकाधिकार था उस पर। यह है आपका आंसर। तीसरा ऑप्शन है हमारा सही है कि ब्रिटिश शासन ने नमक पर एक प्रकार का एकाधिकार कर लिया था, यानी ना तो कोई भारतीय नमक बना सकता है ना ही कोई भारतीय उसको बेच सकता है। ये ऐसा कानून बना दिया था और इसी के खिलाफ जो है आपने पढ़ा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा, ठीक है ना, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक उन्होंने जो है चलाया। दांडी यात्रा उन्होंने की अहमदाबाद स्थित अपने साबरमती आश्रम से। गुजरात का एक स्थान है, एक जिला है नवसारी, उस जिले में दांडी नामक एक स्थान है, वहां पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है ना। तो दांडी मार्च बहुत फेमस है जो कि स्टार्ट हुआ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न में आ जाए तो आंसर क्या होगा? ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दांडी यात्रा, यानी गांधी जी ने दांडी यात्रा, गांधी जी दांडी यात्रा निम्न में से, यानी गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका एग्जाम्पल है? महात्मा गांधी की जो दांडी यात्रा है ये किसका एग्जाम्पल है? तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है ये बेटे किसका एग्जाम्पल है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसी गुजारिश करूंगा कि निश्चय इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। दांडी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी जैसे बताया था कि दांडी यात्रा ये बेटा हमारी जो है शुरू हुई है यानी 12 मार्च 1930 से। कहां से गांधी जी ने शुरू की थी? अहमदाबाद स्थित अपने साबरमती आश्रम से। और कहां तक वो गए थे? दांडी नामक स्थान पर। कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। दांडी कहां है? गुजरात का एक जिला है नवसारी, वहां पर है। तो दांडी एक समुद्र के किनारे एक स्थान, वहां पहुंचकर कहा जाता है कि गांधी जी ने अपने हाथ से नमक बनाया और जो है अंग्रेजों के इस नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है ना। तो यानी ये प्रश्न हमारा है कि किसका एग्जाम्पल है? तो बेटा इसमें सही आंसर है सविनय अवज्ञा का, सिविल डिसओबीडियंस का, ठीक है ना। आइए बहुत अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत की आजादी के दौरान गांधी जी ने
साबरमती आश्रम की स्थापना किस नगर के बाहर की थी या किस नगर के तट पर की थी? अर्थात महात्मा गांधी ने, आपने सभी ने पढ़ा है कि एक बहुत ही फेमस गीत है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये जो गीत है, जो प्रख्यात गीतकार कवि प्रदीप जी ने लिखा है। कवि प्रदीप जी के बारे में आप जरूर पढ़िएगा और निश्चय ही उनके जो गीत हैं वो राष्ट्र प्रेम पर आधारित हैं। बहुत ही एक फेमस गीत है, आए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये गीत लगभग हम सभी लोगों ने सुना है और आज भी ये गीत जब हम लोग सुनते हैं तो हमारी आंखों से जो है आंसू जो है वो बहने लगते हैं। तो इस गीत के रचनाकार भी कवि प्रदीप हैं। कवि प्रदीप जी ने अपनी कलम से राष्ट्र प्रेम पर आधारित बहुत सारे गीतों की क्या की है, जो है रचना की है। तो उन्हीं का ये गीत है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है ना। तो कवि प्रदीप जी का जो गीत है उसमें आपने एक वर्ड सुना, साबरमती के संत। एक्चुअल में साबरमती एक आश्रम है और ये आश्रम साबरमती नदी के किनारे है। और ये साबरमती जो आश्रम है ये गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जिसके बारे में आप जानते हैं, इसको भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद जो है इसको क्या कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर क्या है, इंग्लैंड का एक शहर जहां कपड़ों की बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी थी। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। और अहमदाबाद में ही साबरमती नदी बहती है। इसी नदी के किनारे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की और इसी साबरमती आश्रम का जिक्र, ठीक है ना, कवि प्रदीप जी ने अपने इस गीत में किया था, जो मैंने अभी आपको उसकी कुछ लाइनें जो मैंने आपको सुनाई। ठीक है ना। तो बेटा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अहमदाबाद। सिटी कौन सी है वो, अहमदाबाद, जहां गांधी जी ने साबरमती आश्रम को स्टैब्लिश किया था। ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। और उस क्वेश्चन में वो जो मैंने आपको बताया है वो जरूर याद रखिएगा कि आए मेरे वतन के लोगों, इस गीत को किसने लिखा है। ये एसएससी में, रेलवे में, कई परीक्षाओं में पूछा गया है क्योंकि बहुत ही प्रेरक, ठीक है ना, गीत है जिसको लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज से जो है गाया है। तो ऐ मेरे वतन के लोगों, ये जो गीत है वो किसने लिखा है, कवि प्रदीप। ठीक है। आइए आगे बढ़ें। आप YouTube पे कवि प्रदीप जी को सर्च करिएगा, बहुत ही प्रेरक लाइनें उन्होंने लिखी हैं और उनके गीत वाकई में आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा ही देश प्रेम की भावनाओं से वो उत्प्रेरित करेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ एक सर्वोत्तम जो है वो व्यवहार है। तो बच्चों ये गांधी जी ने ही कहा था। उनका मकसद यही था कि हम अपने देश के अंदर, अपने देश के जो हमारे यानी लोग जो मजदूर हैं या श्रमिक जो हैं, जो कर्मचारी हैं, जो अब बड़ी मेहनत से उनको वस्तुओं को तैयार करते हैं, उनको उचित उनका पारिश्रमिक दिलाया जाए। इसी मकसद से गांधी जी ने स्वदेशी का समर्थन किया। हालांकि उस समय गांधी जी नहीं थे जब स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में चलाया गया था। ठीक है ना। उस समय आपने पढ़ा है कि वो साउथ अफ्रीका में थे। गांधी जी 1915 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। लेकिन उनके अपने आने के बाद भी गांधी जी ने भी स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की थी। ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसमें, गांधी जी ने यह बात कही थी कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ किया गया सबसे बेस्ट बिहेवियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा बेटा अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि बहुत आपको, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मैं क्वेश्चन इसको बोल दे रहा हूं। ठीक है। आप समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या लिखा है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का, ठीक है ना, बहिष्कृत या प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन सही नहीं है। और चलिए हम आगे कभी इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे प्रॉपरली, इसको इंप्रूवमेंट करने के बाद। आइए आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं उस चीज़ को। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे जरूर, निश्चय ही आने वाली वीडियो में या अगले ही वीडियो में मैं इसको जिक्र जरूर करूंगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे।
गांधी जी इनमें से किस आंदोलन से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे? तो बेटा इसका सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन। मैंने अभी बताया भी था, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के दौरान चलाया गया और उस समय महात्मा गांधी हमारे देश में नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में थे। गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए आप जानते हैं कि हम लोग प्रतिवर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी ने किस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया? स्वदेशी आंदोलन में। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो इनमें से गांधी जी ने, वही नमक आंदोलन है दांडी यात्रा, साबरमती आश्रम से दांडी तक की पैदल यात्रा, कहा जाता है 241 मील की दूरी इन्होंने तय की थी। उनके साथ 78 फॉलोवर्स थे, सहयोगी थे, वो भी गांधी जी के साथ गए थे। तो इनमें से किसने पार्टिसिपेट किया? तो इन चारों विकल्पों में सही आंसर है डी, अर्थात जो तीनों यानी 3 ऑप्शन हैं वो तीनों सही हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, उपर्युक्त में सभी। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो बच्चों सही आंसर है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, वही नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, इसमें महिलाओं ने, ठीक है ना, उनकी भागीदारी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये बेटे कब शुरू हुआ था? तो आप ध्यान दें, ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ है दांडी मार्च के बाद। दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो इसमें सही आंसर है अब्बास तैयब जी ने, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय, ठीक है ना, कहां थे? तो इसका आंसर है यरवदा जेल। ये पुणे में है, महाराष्ट्र में पुणे में यरवदा जेल है, वहां पर थे गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार अरेस्ट हुए थे? तो सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ये भारतीय हैं, और इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की। आपने पढ़ा होगा भूदान आंदोलन, इनका पूरा नाम जो है आचार्य विनायक नरहरि भावे है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो बच्चों सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां। ये गफ्फार है, यहां रा लिख लीजिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, सीमांत या फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने ऑर्गेनाइज्ड किया? तो बच्चों इसका आंसर भी है खान अब्दुल गफ्फार खां, और मैंने अभी बताया कि इन्हें सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से बच्चों जाना जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने किसको महत्व दिया? तो सही आंसर है इसका रचनात्मक, जो क्रिएटिविटी जो वर्क्स थे, यानी क्रिएटिव वर्क्स थे, उनको जो है गांधी जी ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का जो है वो गठन किया? तो बच्चों इसका सही आंसर है वीडी सावरकर। इनका पूरा नाम हम बच्चों जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर, इनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही अभिनव भारत नामक एक गोपनीय समिति का गठन किया था 1904 में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? तो इसका आंसर है मित्र मेला। मित्र मेला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे मेन रीजन क्या था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो प्रारंभ हुआ था। आपने पढ़ा है कि पहला जो विश्व युद्ध है 1914 से 1919 तक चला था। और इसी आपने पढ़ा कि गदर पार्टी, ठीक है ना, के बारे में पढ़ा होगा। हालांकि यहां पर हमारा गदर क्रांति है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से आप देखें। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में आजादी यानी स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो बहुत ही ये एक बड़ा यानी हमारे देश का एक शहादत स्थल है, ठीक ना, चंद्रशेखर आजाद जी का शहीद स्थल ये है बेटा। इसका नाम अल्फ्रेड पार्क है और ये बच्चों इलाहाबाद यानी आज का जो प्रयागराज जिला है वहाँ है। कि आपने पढ़ा होगा प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है वो यानी, ठीक है ना, वो शहीद हुए थे, अर्थात उनका शहीद स्थल है। और चूंकि उन्होंने कहा था कि मैं आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। तो आप लोग पुराने वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को आप जोड़ें, उनको भी बताएं और निश्चय ही आप भी लाभ लें। अपने दोस्तों, अपने जितने भी आपके जो भी कांटेक्ट में बच्चे हैं, लोग हैं, उन्हें जो हैं आप ज़रूर इस वीडियो से आप ज़रूर जोड़ें, उनको आप शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।